एक एक जोन की हमें विशेषता लेनी होगी। तो पहली विशेषता जो हम लेने जा रहे हैं, कौन सी विशेषता हम किसकी लेंगे कि सबसे पहले जो हम लेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश यानी इक्वेटोरियल जोन। तो इसको आराम से आपको समझा रहे हैं और इसको रटने के बजाय समझें। तो इक्वेटोरियल जोन यानी इक्वेटोरियल रीजन है विषुवत रेखीय प्रदेश। पहले दिमाग में रखें विषुवत रेखीय प्रदेश। तो इसका विस्तार कितना, आदर्शतः 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी, किसके, विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा के। तो ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रदेश का आदर्शतः विस्तार इक्वेटर विषुवत रेखा के दोनों वाले उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5-5 डिग्री अक्षांश तक है। आदर्शतः शब्द हमने ले लिया, इसका मतलब कि कुछ इसमें सापेक्षता हो सकती है यानी परिवर्तनशीलता। तो देखो ये आदर्श स्थिति कब बनती है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य एक स्थिति बनती है इक्विनॉक्स। कब बनती है, चाहे वो बसंत विषुव के दिन हो या शरद विषुव के दिन। 23 सितंबर और 21 जून को एग्जैक्ट ये स्थिति रहती है। लेकिन जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, यानी उसकी शिफ्टिंग होती है, रिलेटिव शिफ्टिंग, सापेक्षिक स्थानांतरण होता है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में। तो कार्यात्मक ये जो पेटी है फंक्शनली क्या होती है, शिफ्ट होती है उत्तर या दक्षिण की ओर। इसीलिए इसको एक टर्म दिया गया जो मानसून में भी आएगा और आगे की टॉपिक में आएगा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसलिए आदर्श स्थिति मानी गई। अब यहां पर देखो होता क्या है, आदर्श स्थिति अगर हम देखते हैं तो दिन रात आदर्श रूप से 12-12 घंटे के होते हैं, आइडियल स्थिति है। और सूर्य लगभग, सूर्य की किरणें जो होती है क्या होती है, लंबवत आती है, सीधी आती है। क्लियर। अब यहां पर जो वार्षिक और दैनिक तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट आप बोलते हो, वो विश्व में न्यूनतम होता है। दिन के और रात के तापमान में मामूली अंतर होता है और वर्ष भर के तापमान में भी मामूली अंतर होता है। एक जैसा तापमान बना रहेगा, अर्थात वर्ष भर यहाँ उच्च तापमान उच्च आर्द्रता बनी रहती है। अगर उच्च आर्द्रता है तो यहाँ का मौसम कठोर होगा, स्वास्थ्यप्रद नहीं होगा, यानी यहाँ की जलवायु क्या होती है, काफ़ी कठोर होती है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों को जब डिटेल्स लिया जाएगा तो कई विद्वानों ने माना कि जो इक्वेटोरियल जोन का क्षेत्र है ये अंग्रेजों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आर्द्रता इतनी ज़्यादा है वहाँ जो ठंडे प्रदेश में लोग रहते हैं वह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे कहा गया कि तापमान है, लेकिन तापमान और आर्द्रता ज़्यादा है तो वर्ष भर वर्षा होती है, समवहनी प्रकार की वर्षा होती है। विश्व के अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र इसी क्षेत्र में है, जहाँ 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो वर्ष की है, यानी वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, प्रतिदिन होती है। प्रतिदिन दोपहर के बाद यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है और गरज और चमक के साथ यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है। अब जहाँ तक प्रश्न है कि अब जब वर्षा होती है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ भी आप देखें जो स्थानीय परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर सघन बायोडाइवर्स करने के बाद जैव विविधता है, डेंस बायोडाइवर्सिटी है, डेंस एंड कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी, सघन और जटिल जैव विविधता देखी जाती, जैसे अमेजन बेसिन, गिनी कोस्ट या ईस्ट इंडीज जो पूर्वी द्वीप समूह हैं। कौन कौन पूर्वी द्वीप समूह में आएंगे उसको ईस्ट इंडीज कहेंगे। वेस्ट इंडीज मतलब पश्चिमी द्वीप समूह। ईस्ट इंडीज में कौन कौन आए, इंडोनेशिया, मलेशिया के क्षेत्र आ जाएंगे, ब्रनई है, ये पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र आया। तो यहाँ पर जैव विविधता काफ़ी सघन है, जो आगे की क्लास में काफ़ी उसमें हम डिटेल्स में आपसे बात करेंगे।
अब यहां पर जो भूक आकृतिक संरचना है उससे परिवर्तनशीलता देखी जाती है। अगर इस क्षेत्र में पहाड़ियां हैं तो वहां मौसम क्या होगा, सापेक्षिक रूप से परिवर्तित होगा। अगर पर्वतीय क्षेत्र जैसे एंडीज है या अन्य कोई पर्वत हो तो लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हिमपात भी मिलेगा, आइस कहने में स्नो होगा, कहने का मतलब बर्फ का जमाव होगा, और ग्लेशियर्स भी होंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि समान रूप से देखा गया कि यहाँ पर दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर विश्व में अति न्यून होता है, एक जैसा मौसम होता है, अर्थात यहाँ कोई मौसम परिवर्तन नहीं देखा जाता है। और इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसे हैं। उनकी त्वचा में मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं अधिक होती हैं तो मेलेनिन बनते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, डार्क कलर, काला नहीं का श्याम वर्ण, जो अपने निग्रो लोग हैं। तो अगर इसको आप समझते हैं तो मानव भूगोल के वितरण, जो मानव भूगोल में मानव प्रजातियों के वितरण, उनके स्वभाव को भी हम समझ सकते हैं। क्लियर? अब दूसरे पर हम चलते हैं। दूसरा जो सेक्शन हमारे पास है वो क्या है, ये आपने लिया नंबर 2, इंटरट्रॉपिकल रीजन। ये आ गया हमारे पास, सॉरी, इंटरट्रॉपिकल रीजन। ये क्या हुआ, इंटरट्रॉपिकल रीजन। ये इंटरट्रॉपिकल रीजन कहने का मतलब अंतर उष्णकटिबंधीय प्रदेश, अंतर उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अब इसका विस्तार क्या है, तो यह भी आदर्शता देखेंगे, दोनों गोलार्धों में 5 से 12 अक्षांशों के मध्य 5 to 12 डिग्री, एक्सपेंशन कितना हुआ, 5 to 12 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न दोनों में। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो तापमान व आर्द्रता है लगभग विषुवतरेखीय प्रदेश के समान ही बनी हुई है लगभग, लेकिन महाद्वीपीय भागों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक हो जाता है और शीत ऋतु में कम हो जाता है, अर्थात यहाँ पर ऋतु परिवर्तन के संकेत मिलने लगते हैं। कहाँ, महाद्वीपीय भागों पर, लेकिन महासागरीय भागों में मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर में क्रमशः वृद्धि होने लगती है। तो एक्सपेंशन कितना हुआ, 5 to 12 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, 5 से 12 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में। और यहाँ पर देखा जाए तो आर्द्रता और तापमान की उच्च स्थिति बनी रहती है, लेकिन मौसम परिवर्तन के संकेत मिल जाते हैं। मूलतः महाद्वीपीय भागों पर ग्रीष्म ऋतु गर्म हो जाता है, शीत ऋतु क्या होता है, शीतल हो जाता है, लेकिन महासागरीय भागों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता है। क्लियर? अब तीसरे पर हम आ गए। तीसरा जो हमारे पास है उसका नाम क्या है, उष्ण कटिबंध। क्या नाम है, उष्ण कटिबंध। ये जहां हम लोग हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी ट्रॉपिकल जोन। क्या आएगा, ट्रॉपिकल जोन। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका विस्तार, अब हम लोग इसी जोन में हैं, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 12 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य, एक्सपेंशन कितना हुआ, फ्रॉम 12 to 15 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। अब यहां पर ग्रीष्म काल में दिन जो है स्पष्ट रूप से 14 घंटे के हो जाते हैं, शीतकाल में रातें 14 घंटे की हो जाएंगी। जैसे जनवरी में, अभी अभी आप ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, मई लास्ट है, जून आने वाला है, सुबह सुबह कितने बजे, लगभग 5:15 या 20-25 के आसपास क्या होता है, सूर्योदय हो जाता है। और अस्त कब होता है, 7 बजे के बाद। तो 21 जून तक जाते जाते चरम पर हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन 14 घंटे के हो जाएंगे, शीतकाल में रातें 14 घंटे की हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः जून के लास्ट में या जुलाई में
और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में सूर्य की किरणें इस गोलार्ध पर इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्या होती है, सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में कब, जुलाई में, ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें इस कटिबंध में कब सीधी आती हैं, जुलाई में, और दक्षिणी गोलार्ध में कब आएंगी, जनवरी में। अब जनवरी में हमारे यहाँ शीत ऋतु होता है, लेकिन वहां क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। रेगिस्तानी जो भाग यहाँ पर हैं, या जो हमारा ये पूरा उष्ण कटिबंध है, यहाँ जलवायु की एक आउटस्टैंडिंग विशेषता पाई जाती है। यहां पर वाष्पीकरण की मात्रा यानी इवेपरेशन, वाष्पीकरण की मात्रा वर्षण से अधिक होती है, इसलिए क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या होता है, शुष्क होता है। और जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, यहाँ दैनिक तापांतर विश्व में सबसे ज्यादा अंकित किया जाता है। दैनिक तापांतर, अभी जो क्लास आपकी चल रही है आज 27 मई है, आज अपने राजस्थान के चूरू का तापमान कल बताया गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और चूरू ठंडा भी होता है, तो वो बात आपसे करेंगे। इस गर्म भी होता है, ठंडा, उसके कारण भी बताएंगे। कुछ ब्रेक्स हम आपको देंगे। ब्रेक्स मतलब छोटे छोटे जो जिज्ञासा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो उसकी अलग एक क्लास लेंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो यहाँ रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच गया, और रात्रि का तापमान 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कई रेगिस्तानों में हिमांक बिंदु तक आ जाता है, जैसे सहारा और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। तो उस स्थिति में क्या हो गया, दैनिक तापांतर कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी क्षेत्र में, इसी कटिबंध में विश्व के सर्वाधिक तापमान वाले क्षेत्र भी हैं, जहां सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया। तो जो किताबों का संदर्भ हम ले रहे हैं, जो लिखा गया है, जो दिया गया, वो 20वीं शताब्दी के कुछ एस्पेक्ट हमारे पास हैं। हमारी मजबूरी है कि उसी की हम बात करेंगे, लेकिन जो आधुनिक एस्पेक्ट हमारे पास है, आधुनिक पहलू जानकारी जो हमारे पास है, वो भी आपको बता देंगे। तो बताया गया कि लीबिया का जो अल अजीज है या अल अजीजिया, दोनों नाम लिया जाते हैं, अल अजीज या अल अजीजिया, क्या नाम दिया गया लीबिया का, अल अजीज, या इसको कई जगह यह भी लिखा जाता है अल अजीजिया। ये लीबिया का एक क्षेत्र है या शहर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो तापमान बताया गया आज तक का सर्वाधिक अंकित किया गया, अधिकतम 58 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका अंकन कब हुआ, आप खुद देखें कितना हुआ, 58 डिग्री सेंटीग्रेड, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। और अंकन कैसे कब हुआ, कितना हुआ, 58 डिग्री सेंटीग्रेड कब किया गया, 1922 एडी यानी ईस्वी में। अब आप सोचो 1922 में अंकित किया गया, तो क्या इसमें परिवर्तनशीलता नहीं आई होगी, लेकिन फैक्ट है। परीक्षा के स्वभाव को ध्यान में रखकर आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। इसी प्रकार से इसको नोट आप कर लेंगे। इसी प्रकार से जैसे हमने लिया कि ये क्या है, अल अजीजिया कहाँ है, लीबिया का शहर। किसका शहर है, लीबिया का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसी प्रकार से डेथ वैली जो मृत घाटी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, क्या है, मृत घाटी।
कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। थोड़ा नाम यहाँ नोट कर दें, पहले आप नोट कर लें। क्या है? डेथ वैली, जहाँ सैन एंड्रियास फॉल्ट है, कोलोराडो नदी वहाँ से क्या होती है? गुजरती है। तो वहाँ पर ये क्या किया गया कि कैलिफोर्निया की मृत घाटी, मृत घाटी, मृत घाटी, यानी नाम कई मैं लिख ले रहा हूं, डेथ वैली और पाकिस्तान, ये कहाँ पर है? यूएसए में। और एक है जैकोबा बाग, जैकोबाबाद कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर ये है? पाकिस्तान में। यहाँ दोनों जगह जो है लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 57 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया गया? तापमान अंकित किया गया। 57 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया गया? तापमान अंकित किया गया। कहां पर? डेथ वैली ऑफ यूएसए एंड जैकोबाबाद ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो डेथ वैली या यहां पर अंकित किया गया जैकोबाबाद या मृत घाटी में, यह भी 20वीं शताब्दी का लिया गया, शायद 1913 में। इसी तरह से एक नगर है डलोल या डालोल, ये किसका? इथोपिया का। अफ्रीका में है इथोपिया। यहां पर जो अधिकतम औसत तापमान, ध्यान रखना, यहां पर अल्जीरिया या डेथ वैली जैकोबाबाद में जो तापमान अंकित किया गया एक दिन किसी समय, और वो दिन 1922 का था, कोई दिन रहा होगा 1913 को क्या किया गया? डेथ वैली का। इसी प्रकार से लगभग इसी के आसपास इसी समय इथोपिया के नगर डलोल में अधिकतम औसत तापमान अंकित किया गया। क्या है? अधिकतम औसत तापमान। अधिकतम औसत तापमान, अधिकतम औसत तापमान अंकित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतम औसत तापमान कहाँ अंकित किया गया? अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है, इथोपिया के शहर डलोल में कितना किया गया? लगभग औसत है 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये औसत है, ध्यान रखें। जैसे औसत कैसे? मान लो दिन का तापमान हमारे यहाँ क्या हुआ? 45 गया, और रात का तापमान कितना आ गया? 20 आ गया। तो औसत निकालेंगे तो कम हो जाएगा, और यहाँ पर औसत तापमान यहाँ आया। अब देखो, जो कहा कि ये बहुत पहले की हमें सूचनाएं दी गई हैं, दशकों पहले के। अभी 2005 में, कब? 2005 2005 में नासा के वैज्ञानिकों ने, कहाँ के? नासा के जो एक्सपर्ट है, इन्होंने ईरान के रेगिस्तान रेगिस्तान का नाम है दस्त ए लूत। दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर दो रेगिस्तान हैं। तो ये दस्त ए लूत में विश्व का अधिकतम तापमान 2005 में अंकित किया गया, जो बताया गया कि लगभग
70.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन कई देश इसको मानने के लिए क्या है, तैयार नहीं है। लेकिन ये सूचना है 2005 में नासा के वैज्ञानिक या नासा ने बताया कि ईरान के रेगिस्तान दस्तरूत का तापमान लगभग कितना है, अधिकतम तापमान अंकित किया गया 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे कल बताया गया चूरू का तापमान 50 चला गया, तो ये हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना है। तो हमें इस क्षेत्र में आना है। कहने का मतलब कि जो उष्ण कटिबंध की विशेषता क्या है, इसका पहले विस्तार आपने देख लिया। कहाँ से, 12 से 25 दोनों गोलार्धों में, ग्रीष्मकाल और शीतकाल में। ग्रीष्मकाल की रातें लंबी हैं, ग्रीष्मकाल के दिन लंबे हैं और शीतकाल की रातें। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में सूर्य की किरणें इसमें क्या होती, लगभग सीधी आ जाती हैं। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति हम देखते हैं। और इन क्षेत्रों में वर्षण की मात्रा वाष्पीकरण की मात्रा से कम है, वाष्प ज्यादा बनता है और वर्षा कम होती है, तो ये क्षेत्र शुष्क है। औसत तापमान यहाँ पर क्या होता है, कहने का मतलब दैनिक तापमान तो सर्वाधिक होता है। इसी क्षेत्र में अधिकतम रेगिस्तान है। अगर दोनों गोलार्धों को आप देख रहे हो तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, अधिकतम रेगिस्तान है। जो अधिकतर रेगिस्तान हमारे पास है यहाँ ही है। जैसे यहाँ पर आप देख लिया कौन कौन से रेगिस्तान है, बर्बली बता रहे हैं, मैप में आपको इंडिकेट करवा देंगे। मोजावे सोरारन उत्तरी अमेरिका का, आटाकामा, मोजावे और सोनरन कहाँ, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। आटाकामा और डी सेचुरा चिली और पेरू का। डी सेचुरा का नाम काफी कम आता है किताबों में या जो भी बुक आपके पास है। डी सेचुरा आटाकामा का उत्तर की तरफ स्थित है, काफी शुष्क है। फिर सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में, और इसके बाद कालाहारी और नामीम रेगिस्तान। एशिया में आ गए तो अरेबियन रेगिस्तान, ईरान के रेगिस्तान और अपना थार का रेगिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में चले तो क्या हो गया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट सब हैं, सिम्सन गिब्सन लेकर ग्रेट विक्टोरिया। फिर इसके बाद तुर्किस्तान के रेगिस्तान, किजिलकुम काराकुम के नाम से जाने जाते हैं, गोबी के रेगिस्तान, और चीन की शुष्क भूमि तकलामकान। तो लगभग इसी में है। इसलिए है कि यहाँ वर्षण की अपेक्षा शुष्कता क्या है, ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अन्य कई जलवायु कारक हैं। जब वायु दाबाव को पढ़ाया जाएगा, वायु दाब पेटियां भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। पश्चिमी भाग में बहने वाली, पश्चिमी भाग के तटों पर चलने वाली शीतल जलधाराएं भी उत्तरदायी हैं। तो कई कारण हैं। जो बताया था ना, जिज्ञासा बस रेगिस्तान के विकास की जब बात करेंगे तो इनको अलग से करवा देंगे। तो सारे रेगिस्तान है क्योंकि वर्षण की मात्रा वाष्पीकरण से कम है, वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा है और वर्षण की मात्रा कम है। अधिकतम तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंकित किया गया, आपने देख लिया। अल अजीजिया में 58 डिग्री सेंटीग्रेड। मित घाटी में क्या ले लिया हमने, 57। पाकिस्तान के जैकोबाबाद में भी 57 के आसपास। डलोल में अधिकतम औसत तापमान ले लिया, फैक्ट। और जो रिसेंट आ गया 2005 में, नासा ने बताया कि दस्तलूत ईरान का जो रेगिस्तान है वहाँ तापमान अधिकतम 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया। तो ये विशेषताएं आपकी किसकी हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की। क्लियर। अब हम पुनः चलेंगे अपने डायग्राम पर। यहाँ तो यहाँ पर हम आ गए फिर वापस। तो यहाँ अब नेक्स्ट जो हमारे पास है सब ट्रॉपिकल जोन, कौन सा है, सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध। क्या है ये वाला उपोष्ण कटिबंध। ये उपोष्ण कटिबंध का अध्ययन करेंगे, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन। एक्सपेंशन क्या है दोनों गोलार्धों में, 25 से 45 अक्षांश के मध्य, फ्रॉम 25 to 45 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। अब यहां पर देखो स्थिति क्या है कि यहां पर तापमान न तो ज्यादा होता है न तो कम होता है। कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर अगर शीत ऋतु में देखा जाए तो अधिकतम तापमान जो कैलिफोर्नियन क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में रिकॉर्ड किए गए वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माना जाता है कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ भी तापमान अधिक हो जा रहा है। और विंटर सीजन की अगर देखा जाए शीत ऋतु में तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, लेकिन कभी कभी शून्य से नीचे चला जाता है। यहाँ मौसम जलवायु के तत्व जो है काफी स्थिर पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो जलवायु प्रदेश है, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन जो है वो विश्व का सबसे स्थिर जलवायु मानी जाती है। तो यहाँ की जलवायु माइल्ड होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। और यहाँ सामान्यतः देखा जाए जो इस क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग है जहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट है, वहाँ वर्षा जो होती है शीत ऋतु में होती है। और इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रकार की झाड़ियाँ या रसेदार फल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उद्योग की स्थिति, एक तो फल है और वाइन इंडस्ट्री भी है। कहने का मतलब शराब उद्योग विकसित अवस्था में है, लेकिन पश्चिमी भाग पर जहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट है तो यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि ये जो उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है 25 से 45 वाला, ये आदर्शतः यहाँ जो जलवायु होती है स्वास्थ्य वर्धक होती है। क्लियर। इसके बाद हम जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। क्या ले लेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हम ले लेंगे। तो ये जो क्षेत्र हमारे पास है इसका विस्तार आपने देखा, प्रतीकात्मक यहाँ दे दिया गया। यहाँ पर ऐसे लिख लेना 66.5, ठीक। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 यानी 66.5 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी 66 डिग्री अक्षांश के मध्य है। यहाँ की स्थिति क्या है कि यहाँ पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे इन क्षेत्रों में देखा जाए कि शीत ऋतु का तापमान -40 तक चला जाता है और ग्रीष्म ऋतु का तापमान मान लिया 15-16, कभी 20 तक। तो वार्षिक तापांतर सर्वाधिक हो पाया जाता है और शीत ऋतु काफी लंबी होती है। और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ की भी जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, गर्म जलवायु नहीं है। काफी कहा जाए कि इसमें समरूपता पाई जाती है। तो यहाँ की भी जलवायु क्या है, लगभग स्थिर है। इसके बाद टुंड्रा प्रदेश आया जो आप देख रहे हो, जहां पर हमने किया ने व्हाइट कलर दे लिया। टुंड्रा प्रदेश का विस्तार 66.5 डिग्री से लेकर दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय प्रदेश तक है। यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया गया जो उत्तर और दक्षिण वाला भाग है इसका उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं उसको डिटरमाइन नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में सागर बहुत ज़्यादा है और यहाँ अंटार्कटिका क्या है, परिवर्तनशील है। तो ये माना गया कि 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुवीय प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो टुंड्रा है। टुंड्रा का मतलब ही होता है हिम वाली भूमि। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 महीने तक हिमाच्छादन रहता है। और जहां तक उत्तरी गोलार्ध का जो क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सागर है, तो यहाँ ज्यादा मौसम परिवर्तन नहीं होगा, साम्यता। जो परिवर्तन देखा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, जिसके अंतर्गत अलास्का का उत्तरी भाग आएगा, कनाडा का उत्तरी भाग आ जाएगा, ग्रीनलैंड के तटवर्ती भाग, आइसलैंड के तटवर्ती भाग आएंगे और इसके बाद साइबेरियन क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान अंकित किया जा चुका है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान यहां अंकित किया जा चुका है। ये आप नोट कर चुके होंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं। यहां पर उत्तरी गोलार्ध में जो टुंड्रा वाला क्षेत्र है, रूस का एक स्थल है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं।
बर्कोयानास्क। यहां पर जैसे कई किताबों में दे दिया गया कि विश्व का न्यूनतम तापमान कहां अंकित किया गया, बर्कोयानास्क में। लेकिन भाई ये उत्तरी गोलार्ध का है। अभी आपको पता होगा रूस का भाग है, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर करना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे क्या हो गया, शीतलतम क्षेत्र है, जहां पर अब तक -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान अंकित किया जा चुका है। कितना, -68 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पर, बर्कोयानास्क में। ये बर्कोयानास्क एक पर्वत श्रेणी भी है उत्तरी पूर्वी रशिया में। क्लियर। तो यहाँ लगभग 10 महीने तक इस प्रदेश में क्या होता है, हिमाच्छादन होता है। लेकिन ये हिमाच्छादन की प्रवृत्ति कहाँ दिखाई देगी, उत्तरी गोलार्ध में दिखेगी, दक्षिणी में क्यों, कि महासागरीय क्षेत्र है। इसके बाद हम आ जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश। अंतिम क्या आ गया हमारा, ध्रुवीय प्रदेश। दोनों गोलार्धों में आप देख रहे हो रेड कलर वाला पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में वर्ष भर हिमाच्छादन रहेगा। और यहाँ पर जैसे कहा जाए उत्तरी जो ध्रुव है वहां पर जो द्वीप वगैरह हैं उस पर तो बर्फ हमें दिखाई देती है। इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र, ग्रीनलैंड का भाग आ गया, या रूस के कुछ द्वीप आ गए, नार्वे के कुछ द्वीप आ जाएंगे, जैसे स्पिट्सबर्जन वगैरह, वहां पर वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है। अब इसी भाग के अंतर्गत क्या आएगा, नीचे देखा जाए तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक, यह देखो, यह भी जो स्थल है रूस का है, यह भी किसका है, रसिया का, सॉरी। यह भी जो क्षेत्र है किसका है, ये रसिया है। ठीक। और अंटार्कटिका पर जिस स्थल का मैं नाम लेने जा रहा हूं वह भी किसका है, रूस के अंतर्गत आता है, वोस्टोक। क्या नाम है, वोस्टोक। वोस्टक भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वोस्टक। यह भी रूस के कब्जे में अंटार्कटिका। तो यहां का जो तापमान अब तक अंकित किया गया है, कहां का, वोस्टक का। यहां का तापमान जो अभी तक अंकित किया गया, ये -89 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विश्व का जो हमारे पास रिकॉर्ड है सबसे न्यूनतम तापमान किसका हुआ, वोस्टक का। लेकिन कई जगह दिया गया बर्कोयानास्क, ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का है। दक्षिणी गोलार्ध का क्या हुआ, या पूरे विश्व का क्या हुआ, वोस्टक हुआ। और यह भी रूस का ही भाग है, और यह भी रूस का भाग है। अगर पूछा जाए कि विश्व का कोल्डेस्ट पॉइंट कहाँ पर, रसिया में, तो सही है। अब बर्कोयानास्क दे दिया जाए तो ठीक है, एक अगर है तो उसको लगा दो, टिक आप लगा देंगे। लेकिन अगर वोस्टक है तो वोस्टक पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमने लिया कि जो पेटी आपने देखा, ये एक तो सामान्य आपको दे दिया गया तापमान को प्रभावित करने वाले कारण जो जनरल फीचर था, उसके बाद ये तीन को आप क्या करेंगे, आपके पास है। जैसे कई बार मैंने बोला, इसके पीडीएफ भी आपके पास जाएंगे, इसके क्वेश्चन भी जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके पास जाएंगे उसको सोल्यूशन भी, मतलब उनको हम सॉल्व भी करवाएंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स आपके पास हैं इनको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर। तो ये स्थिति हमारे पास क्या थी, हम आ गई थी। ये हमारे पास कटिबंध है। तो ये जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ग्रीक लोगों के द्वारा। ग्रीक बोले तो यूनानी लोग। इसको किसने दे दिया था, यूनानी लोगों ने। ये जैसे थॉट पढ़ेंगे तो कई बार आएगा, कई भूगोलवेत्ता आएंगे। यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने दिया, ग्रीक लोगों ने। तो ये था। फिर इसमें संशोधन किसने किया यूनानियों में, शूपन महोदय ने। किसने किया, शूपन। और शूपन ने संशोधन किया, तो उसके बाद जो संशोधन हुआ तो ये आ गया। तो शूपन का संशोधन, ये ध्यान रखना,
ये शोपन का संशोधन हुआ। तो ये आ गया। कितनी पेटियां हमारे पास हैं? 7। कितनी है हमारे पास? ये संशोधन किसका है? शोपन। शोपन के संकल्पना का संशोधन है। और इसमें पेटी कितनी आ गई? 7 आ गई। कितनी पेटियां हमारे पास हैं? 7। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कितनी हो जाएंगी? 13। 7 इधर उत्तर में, 7 दक्षिण में, तो 14 होने चाहिए, लेकिन एक क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो इनका विस्तार आपने देख लिया। विषुवत रेखा का विस्तार 5 से 5 तक, सॉरी विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 से 5 तक, इंटर टॉपिकल जोन का 5 से 12 तक, टॉपिकल का 12 से 25 तक। कहने का मतलब फिर से इसको देख लो। विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार 5 से 5 तक, फिर इसके बाद अंतर उष्ण कटिबंधी का 5 से 12 तक, उष्ण कटिबंध का 12 से 25 तक, इसके बाद उपोष्ण कटिबंध का 25 से 45, शीतोष्ण का 45 से 66.5, और फिर इसके बाद टुंड्रा का 66.5 से ध्रुवीय प्रदेश, और ध्रुव का ध्रुवीय क्षेत्र में। और मूलभूत जो फैक्ट आपको बताएंगे इनको आप याद करें और कोशिश करें। धन्यवाद। कोशिश करें, याद हो जाएगा सब।